Hello friends, welcome to our channel Satyavan Anand. Today at the 30th of July 2023 we will discuss The Hindu Daily News Analysis. तो आज 30 जुलाई को हम द हिंदू के डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे। अगर हम बात करें तो हम ये वीडियो डेली अपलोड करते हैं एडिटोरियल का और करंट अफेयर के लिए। अगर हम देखें तो एक बहुत पुराना मामला चल रहा था सहारा का। सहारा स्कैम हुआ था। सहारा ने जो है बहुत सारे लोगों का पैसा लिया था और उसने लगभग 80,000 करोड़ रुपये 80,000 करोड़ रुपये 2.76 करोड़ पर्सन से कलेक्ट किए थे। यानी लगभग जो 3.25 करोड़ लोगों ने, जो गांव के गरीब लोग हैं या सामान्य लोग हैं या मिडिल वर्ग है, उन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया कि बहुत जल्द जो है पैसा डबल हो जाएगा। यह इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई था। लेकिन उसने क्या किया, पैसा हड़प लिया और फिर उस पैसा लोगों को मिलने की उम्मीद नहीं थी। परंतु 2021 में यूनियन मिनिस्ट्री में एक नया मिनिस्ट्री बनाया गया, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाए जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर एप्लीकेशन दिया कि उनका जो पैसा डूब गया है, सहारा ने उनमें ले लिया, उस पैसे को किसी तरह रिफ़ंड कराया जाए। तो उसी रिफ़ंड कराने के प्रक्रिया में बहुत सारे जो है काम चल रहे थे और 2008 से ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी डिपार्टमेंट भी 2008 से उसकी जांच कर रहा है। तो कुल देखा जाए तो 80,000 करोड़ रुपए का मामला है। एक केवल सामान्य लोगों की बात है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि उसके पास करीब कोर्ट द्वारा करीब 5,000 करोड़ रुपये दिलाए गए हैं और उन्हीं 5,000 करोड़ रुपये को बांटेगा अगर, तो लगभग 10,000 रुपये एक लोगों को मिलेगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम यहाँ पर एक कमेटी बनाएंगे और उसके आधार पर सभी लोगों को पैसा बांटेंगे जो लोग वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किए हैं सहारा में। लेकिन सरकार ने कहा कि हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे किसने कितने अमाउंट जमा किया है, हम हर व्यक्ति को 10,000 रुपये देंगे, चाहे उसने कुछ हज़ार रुपये जमा किए हो या कई लाख रुपये। तो वहाँ पर हम देखा गया है कि लगभग 7,000 से लेकर के कई लाख तक लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि आगे और पैसा मिलेगा अगर कोर्ट के माध्यम से, तो हम और पैसा आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये मामला है। आगे देखा जाए, एक मामला और आया है करप्शन का। सेंटर ने एक IIPS डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। बात करें अगर, तो जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, उसके जो डायरेक्टर है KS जेम्स, उसको जो है रिक्रूटमेंट जो होती थी, नियुक्तियां होती थी, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा धांधली करता था। इस आधार पर, या धांधली उसके डिपार्टमेंट में होती थी, वो देखता नहीं था, ध्यान नहीं देता था, इस आधार पर उसे हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अगर हम बात करें IIPS की, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है और इसका मेन काम जो है इम्पॉर्टेंट कुछ स्टडी करना है, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराना, असेसमेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो जो राष्ट्रीय परिवार का हेल्थ स्टेटस है उसे असेसमेंट करता है, जो गांव के लोग हैं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को देखता है और साथ साथ ग्लोबल टोबैको सर्वे को भी ये कराने का काम करता है। लेकिन मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम उसे जो है हटा दिए हैं, लेकिन फाइनली मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि सस्पेंशन वाज नॉट ए पनिशमेंट बट रिस्टोर्ड टू बी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेज टू पेव वे फॉर द फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। तो उसने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि उसका सस्पेंशन का मतलब उसको पनिशमेंट नहीं दिया गया, एक्चुअली में वो एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने की प्रक्रिया से ये उसे सस्पेंशन किया गया है, क्योंकि उसके रहते हुए बहुत सारी इरेगुलरिटी हुई है, बहुत सारे जो है जगहों पर वो फेल रहा है, इसलिए हम उसे हटा रहे हैं। आगे देखा जाए तो इसमें जो कुछ न्यूज़ हैं वो सिटी स्पेसिफिक हैं और एक न्यूज़ और है चमोली का। चमोली में जो पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं उनके इलेक्ट्रिफिकेशन करने की जो विद्युतीकरण की प्रक्रिया है, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पर जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जांच किया, उसने पाया कि एक्चुअल में जो अर्थिंग करने की प्रक्रिया थी वो इसी में कमी थी और वो मानक से डिफर कर रहा था। इस वजह से वहाँ पर ये पाया गया कि इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव आया, 16 लोग मर गए थे। इसलिए जो है वहाँ पर ये जांच में आया है कि कंपनियां जो है प्रॉफिट के चक्कर में
मानक जो दिया जा रहा है, उनको ठेका मिलता है काम कराने का, टेंडर मिलता है, तो मानक को वो डिफ़र करती हैं, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जा रही है। इसके बाद जो न्यूज़ है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कल 29 जुलाई था और 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में, इंटरनेशनल या ग्लोबल टाइगर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी से संबंधित कुछ यहाँ पर रिपोर्ट आई है। अगर देखा जाए तो टाइगर की पॉपुलेशन जो है एमपी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन समस्या की बात यह है कि कुछ राज्यों में ये डिक्लाइन हो रहा है। जैसे उत्तराखंड, महाराष्ट्र में तो इसकी संख्या बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वेस्टर्न घाट में और जो है मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में इनकी संख्या लगातार घट रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की विषय बना हुआ है। अगर हम बात करें टाइगर पॉपुलेशन की, तो ये कुछ समय से जब सरकार प्रोटेक्शन कर रही है, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया और तब से जो है काफ़ी संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें 2006 में 1411 थे, 2010 में 1706 थे, 2014 में 2226 थे और 2018 में 2967 थे और 2022 यानी 2022 में पिछले साल 3682 हो गए, 3682 पॉपुलेशन हो गई है, ऐसा गवर्नमेंट का डाटा कहता है। अगर हम बात करें टाइगर की, तो ये पॉपुलेशन जो है 3682 तक पहुंच गई है, ऐसा सरकार का एस्टिमेट है। लेकिन अगर बात करें ये पिछले अभी अप्रैल में 3167 एनिमल कंसिडर किए गए थे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो क्वाड्रेनियल टाइगर सेंसस कराता है। क्वाड्रेनियल मतलब हर 4 साल पर होता है, जैसे 2018 में हुआ, फिर 22 में, अब फिर जाकर 2026 में होगा। 26 का मतलब एक्चुअल में काम होता रहता है, लेकिन डाटा एक्चुअल में 4 साल में आता है। तो अगर हम देखा जाए, हम यहाँ देखते हैं कि 2006 से ही लगातार इनकी संख्या में बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। अगर बात करें हाईएस्ट जो नंबर है कहाँ पर है, तो 785 जो है मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक, जहाँ 563 है। उत्तराखंड में 560 560 है और महाराष्ट्र में 444 टाइगरों का पॉपुलेशन है। अगर बात की जाए तो जो नियरली 1/4 ऑफ द टाइगर वेयर रिपोर्टेडली आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बाहर लगभग 25% तो टाइगर उस प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर पाए जाते हैं। आगे देखा जाए, रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया की जो है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, अगर देखा जाए जो 53 डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व हैं, इस समय भारत में 53 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। तो 53 जो टाइगर रिजर्व हैं उनका टोटल एरिया देखा जाए तो 7596 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस 75,796 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि देश का कुल 2.3% एरिया को कवर, लैंड एरिया को कवर करता है, तो वहाँ पर टाइगर की पूरी कंसंट्रेशन लगभग है। इसके बाद देखा जाए तो अगर हम इस रिपोर्ट में देखें तो कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड जो है वहाँ पर कुल 260 है। मतलब हम अब टाइगर रिजर्व की बात की जाए, और बांदीपुर में 150 और नागरहोल में 141 है। यानी हम देखें राज्य के हिसाब से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन टाइगर रिजर्व के हिसाब से देखें तो कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, 260 है। डिस्क्विटिंग ट्रेंड, एक ट्रेंड की बात देखा जाए तो एक्चुअल में कभी-कभी ये होता है कि पॉपुलेशन घटता है, कभी बढ़ जाता है, लेकिन समस्या ये है कि अगर लगातार घटे तो ये कि ट्रेंड की तरह बन जाता है, वो बड़ी बड़ी समस्या बनने लगती है। जैसे देखा जाए शिवालिक हिल्स में, गंगेटिक प्लेन में तो टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन वहीं अगर हम देखा जाए जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में बढ़ रही है, लेकिन अगर बात की जाए जो वेस्टर्न घाट हैं वहाँ पर डिक्लाइन हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखा जाए मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पर डिस्क्विटिंग ट्रेंड चल रहा है, यानी वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से उनकी संख्या घट रही है और ये काफ़ी ही ज़्यादा कंसर्न का मैटर है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 से लागू है, उसके बावजूद ये हमारे पास समस्या देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो 35% टाइगर रिजर्व जो हैं उनको बहुत ही जल्द इन्हांस करने की ज़रूरत है, उनके जो है हैबिटेट रिस्टोरेशन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ वहाँ पर जो प्रे हैं, शिकार हैं,
उनकी संख्या कम हो गई। यानी एक्चुअल में देखा जाए उनके जो फूड अरेंजमेंट है उसमें डिस्ट्रक्शन हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया है और उनके निश में भी प्रॉब्लम है। इस वजह से इन्हें आगमेंट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज उनका हम रीइंट्रोडक्शन तो कर देंगे, लेकिन रीइंट्रोडक्शन हम एक दूसरे टाइगर रिजर्व से ला करके किसी दूसरे टाइगर रिजर्व में रख सकते हैं, लेकिन समस्या वही है, अगर वहाँ पर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन लगातार होगा, उनकी प्रे की संख्या कम होगी तो ये समस्या है। लेकिन यहाँ पर एक इथिकल कंसर्न बन जाता है, एक जानवर को बचाने के लिए हम कई सारे जानवरों को मारें, क्योंकि एक शेर को या एक बाघ को, एक चीता को ज़िंदा रखने के लिए उसे डेली कम से कम 1 या 2 जानवर चाहिए। तो इस तरीके से तो एक जानवर को ज़िंदा रखने के लिए कई 100 जानवर एक साल में मारने पड़ेंगे। तो ये भी एक इथिकल कंसर्न का मैटर बनता है और ये इथिक्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है क्वेश्चन के लिए। तो टाइगर का जो पॉपुलेशन है उसे हम कैमरा कैप्चर करते हैं या कभी कभी जो उनको पकड़ लेते हैं तो बेहोश करके उनके गले में एक हम सेंसर लगा देते हैं, तो उस तरीके से उनकी हम मॉनिटरिंग करते हैं। आगे एक छोटा सा न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो जो है उन्होंने नई दिल्ली में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसी से रेफरेंस में वो कुछ बोल रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसी में अगर बच्चों को शिक्षा दिया जाए तो ही उनके साथ एक्चुअल में जस्टिस होगा। और उन्होंने कहा कि यूरोप जो है, यूरोप में लगभग सभी देशों में यही सिचुएशन है, वहाँ पर उन्हें ब्रिटेन को छोड़ करके हर जगह उन्हें अंग्रेजी में शिक्षा नहीं दी जाती है। और उन्होंने स्वयं कहा कि इवन एट द UN आई स्पीक इन इंडियन लैंग्वेज, उनका यूनाइटेड नेशन में मैं खुद भारतीय भाषा हिंदी में बात करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश ही आना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश नहीं जानता है तो वो भी अपना स्किल और टैलेंट अपने मातृभाषा के माध्यम से आगमेंट कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। और न्यू एजुकेशन, जिसको अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, उसके में एक अपॉर्चुनिटी बच्चों को दिया जाएगा। तो उन्होंने इस बात पर कहा है। अगर बात की जाए इन इंडिया द गैप ऑफ रिसोर्सेज नीडेड फॉर एजुकेशन इज बीइंग कवर्ड, उन्होंने कहा कि जो भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए रिसोर्स की कमी होती थी उससे गैप को पूरा कर लिया गया है, परंतु मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, ये अभी भी बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट आर्टिकल है टर्बुलेंस हिट्स उड़ान स्कीम 50% रूट्स ग्राउंडेड। तो उड़े देश का आम नागरिक एक उड़ान स्कीम लॉन्च किया गया था और उसमें ऐसा प्रोविज़न किया गया कि जो है 2500 रुपये पर आवर की किराया पर यात्रा कराए जाएंगे। 50% सीटें एयरलाइन से इस रेट पर टिकट बेचेंगी। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा ये आर्टिकल है, इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ना एग्जाम के लिए सही नहीं है। और इसका जो ब्रीफ है यही है कि जो गवर्नमेंट ने 2014 में शुरू तो कर दिया और उन्होंने जो है, उनका कहना है कि उन्होंने 74 नए पोर्ट भी बना दिए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे पोर्ट वहाँ पर अब बंद भी हो गए हैं और वहाँ पर एक्चुअल में वहाँ पर उन्हें खर्चा नहीं मिल रहा है और उनके जो टोटल किराया है, जो रिसोर्स यूज हो रहा है उनके परिचालन में, वो भी उनको निकल नहीं पा रहा है या उनको प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे। कुछ एयरपोर्ट हैं जो कि प्रॉफिट में हैं, उन्हीं को एक हम मॉडल मान के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अन्य पोर्ट को भी ध्यान देना है। जैसा कि अगर बात किया जाए तो मोपा गोवा में, शिरडी जो है, शिरडी एंड सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, कालबुर्गी और शिमोगा कर्नाटक में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में और ओरवाकल कुर्नूल आंध्र प्रदेश, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, पाकयांग इन सिक्किम, कन्नूर इन केरला एंड डोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश। तो कुछ ऐसे एयरपोर्ट हैं जो ठीक ठाक स्थिति में चल रहे हैं, अदरवाइज बहुत सारे पोर्ट ऐसे हैं जहां पर कोई प्रॉफिट नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब वहां पर बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई हैं और अब वहां पर वो पोर्ट बंद होने की स्थिति में चले गए हैं। इसलिए ये उड़े देश का आम नागरिक जो उड़ान स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा बैकड्रॉप झेल रहा है
और वहाँ पर उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो मेन मोटो यही है कि वो स्कीम एक्चुअल में सक्सेसफुल नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि हमने बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट बना दिए, लेकिन एयरपोर्ट बनाने से नहीं काम चलेगा, प्रॉपर पैसेंजर मिलने चाहिए। पैसेंजर की कमी होने से एयरलाइंस कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और वो क्या करेंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव से काम करती हैं। इसके आगे देखा जाए तो निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं यूनियन कैबिनेट में, उनका कहना है कि जापान और इंडिया की तरह चाइना को भी उसको जो डेट रिलीफ है, ऋण में जो सहायता की जा रही है, उसे चाइना को साथ देना चाहिए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि श्रीलंका का मामला है। इसके पहले देखा जाए तो हमने एक वीडियो बनाया था जो नया फॉरेस्ट के लिए संबंधित जो एक नया बिल आ रहा है, उससे जो आदिवासियों पर क्या असर पड़ेगा, उसी के बारे में फिर से उन्होंने एक और आर्टिकल छापा है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आ रहा है 2023, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 के एक्ट में परिवर्तन कर रहा है। तो वो लगभग वही चीज़ें रिपीट है। इसके आगे देखा जाए तो कुछ पॉलिटिकल न्यूज हैं, और इसके बाद जो है एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि कैसे वो जो है काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए सफिशिएंट है, लेकिन साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट करने हैं एडवांस लेवल के, उसके इक्विपमेंट और या रिसोर्स मटेरियल को प्रोवाइड करने में कंप्लीट सक्षम नहीं है। हाँ, पैसे उससे बच रहे हैं, करीब करीब 30,000 करोड़ रुपये पर साल बच रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न वो भी बताया गया है इस आर्टिकल में कि एक्चुअल में क्या होता है, बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि सामान होता है पर एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, जिसके वजह से वो सामान बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ जगहों पर सामान की कमी है, इस वजह से एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहे। तो दोनों ही प्रो एंड कॉन्स है, उनके प्रो एंड कॉन्स दिखाए गए हैं इस आर्टिकल में। तो उनका मेन मोटो ये है कि हम मीडियम एंड स्मॉल जो मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया के MSME सेक्टर के, उनको प्रमोट करने के लिए ई मार्केट प्लेस जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, परंतु वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छे रेट पे मिल रही हैं, सही कम प्राइस पे मिल रही हैं, और देश का पैसा देश में रह जा रहा है, विदेशों से हम सामान इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ समस्याएं हैं कि जो कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, कुछ ऐसे केमिकल हैं जो एक्सपेरिमेंट के लिए प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पा रहे, या अगर वो ख़राब मात्रा में अवेलेबल हो गए तो उन्हें रिफंड करने में टाइम लग रहा है। तो यही चीज़ आर्टिकल में लिखी गई है, लेकिन साथ ही साथ इसको ध्यान रखना चाहिए कि उसके प्रो एंड कॉन्स हैं। इंटरनेशनल बात की जाए न्यूज़ के लिए, तो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो भी न्यूज़ है भारत से का, उसमें कोई विशेष मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आगे अगर देखें हम तो यहाँ पर जो है मैपिंग इंडिया चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम, तो चिप का जो प्रोडक्शन अमेरिकन कंपनी भारत में करने वाली है, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ बात बताए हैं। और इसके बाद जैसा कि हमने कहा कि निर्मला सीतारमण एक जगह कही है कि श्रीलंका को ऋण में चाइना को सहायता करना चाहिए, दूसरी जगह वही उन्होंने ये भी कहा है कि जो जापान है वो भारत का एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर दोस्त भी है, और जिस तरीके से उसने बुलेट ट्रेन या मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट में भारत का साथ दिया है, इन्वेस्टमेंट किया, और वो सफल रहे हैं, और साथ साथ जो भारत के इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी उसके जो पार्टनरशिप किया वो भी सफल रहा है। तो हमारे रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे हैं, अरे रिलेशन आगे भी स्ट्रांग रहे हैं। इसलिए चाइनीज़ इन्वेस्टर को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने मेट्रो रेल और बुलेट ट्रेन के क्षेत्र में किया, जिससे कि भारत के 2047 आने 2047 आने तक, भारत की जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष हों, तब तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री की तरह हो जाए, और इसके लिए चाइना के हेल्प की हमें आवश्यकता है। तो ये था आज का आर्टिकल, और सो मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि हम आगे और ज़्यादा अच्छे कंटेंट ला सकें। तो थैंक यू, जय हिंद।